दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वॉइस फॉर ह्यूमैनिटी पर। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, जफर साइतो साहब, जो कि सीधे यूनाइटेड स्टेट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जफर साइतो के बारे में बताना चाहूंगा, वो सिंधी नेशनलिस्ट हैं, प्रेसिडेंट हैं जय सिंध थिंकर फोरम के, वो प्रेसिडेंट हैं। तो आइए सर से बातचीत शुरू करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे। सर, पहला क्वेश्चन मेरा है सर, पहले तो हम लोग सर सिंध की हिस्ट्री के बारे में जानना चाहेंगे। वहाँ का कल्चर कैसा था, वहाँ का क्या है, वहाँ की सर हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमारे व्यूअर। नमस्कार एवरीवन, माय नेम इज जफर सहतो और हैप्पी नवरात्रि टू ऑल व्यूअर्स फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम सिंध एंड वर्ल्ड वाइड। थैंक यू अनकर जी, आपका कि हमें ये मौका दिया कि हम सिंध का केस और सिंध की तारीख और सिंधु देश के बारे में बात कर सकें, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तान में या सिंध में हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पंजाब, वो हमें अपनी आवाज़ या हमारा कल्चर और तारीख को दिखाने का कोई मौका नहीं देता है। वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट है बिल्कुल। तो मैं ऑलवेज अप्रिशिएट करता हूँ जितने भी दोस्त हैं हमारे इंडिया से या इंटरनेशनल मीडिया में, उनकी एफर्ट्स को कि वो हमारे लिए ये मुख्तलिफ प्रोग्राम करते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी जो दबी हुई आवाज़ है, सप्रेस्ड जो वॉइस है, वो दुनिया तक पहुंचता है और हम दुनिया को बता सकते हैं कि who we are and what we was and what we want, हम क्या चाहते हैं अभी। तो आई एम थैंकफुल to you and thankful to all Indian media channels and representatives. They are working for humanity purpose. तो अनकर जी, अगर हम तारीख पे जाते हैं सिंध के, तो ऋग्वेद में एक जगह लिखा हुआ है, ऋग्वेद जी। में, कि एक बहुत खूबसूरत दरिया, एक बहुत खूबसूरत पानी की नहर है जो बहती है, और उसको नाइन का नाम दिया गया है, जो पहाड़ों से निकलती है और समंदर में जाके गिरती है। तो इस तरीके से ऋग्वेद में इंडस रिवर को सिंधु माता हम जिसको बोलते हैं, और आगे चल के जिसका नाम सिंधु सरस्वती माता हुआ, तो हम वो सिविलाइजेशन है। मोहनजोदड़ो मोहनजोदड़ो जो कि किंग फैक्टर है, या जो सेंटर है इंडस सर, आपकी आवाज कट के आ रही है कुछ थोड़ा। इंडस सिविलाइजेशन का जो सेंटर है मोहनजोदड़ो, जी। तो वो मोहनजोदड़ो सेंटर में है सिंध के। ठीक है, तो हमारी तारीख जो है, अगर आप आज से 5,000 साल पहले देखें तो वो मोहनजोदड़ो से शुरू होती है। और इसको इंडस सिविलाइजेशन नाम क्यों दिया गया, उसका ये कारण था कि इंडस इंडस रिवर जो है, हमारी सिंधु माता जो है, वो बहती है हमारे यहाँ से, तो इसी वजह से ही हमारे ऊपर जो है ये सिंधु का नाम पड़ा। अच्छा, अगर आप महाभारत में देखें तो महाभारत में भी सिंधु देश, सिंधु गठन की कथा में सिंधु देश की है। यानी से हमें मालूम ये होता है कि सिंध और सिंधु इतनी दुनिया में या इस खित्ते में हमें इंसान की तारीख मिलती है। मैं आपको मजे की बात बताऊं कि हमारे पास एक सेविस्तान है, सेविस्तान, जिसको हम शिविस्तान बोलते हैं। जी। हमारा पुराना नाम है शिविस्तान है, मीन्स जी। शिव जी का आस्थान, मीन्स जी। भगवान शिव का हमारे पास 8 से 10,000 साल पहले का
पुरानी कब्रें हैं हमारे पास, और एक जगह है, एक ऐसा समझें कि केव बनी हुई है जिसमें आज तक भगवान अ, शिव की पूजा होती है। तो जी हमारी जो हिस्ट्री इस हिसाब से आप लगाएं तो कितनी पुरानी होती है, कितनी पुरानी हो रही है। मिसाल के तौर पर जैसे ग्रीक या जो यूरोपियन या यूनान की या अलेक्जेंडर ग्रेट जो हमारे पास आया, इन के बारे में उस टाइम सुना कि एक ऐसा बड़ा मुल्क है, एक धरती है जहाँ पे बहुत ज्यादा खुशहाली है, जहाँ बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। उस टाइम भी सिंध का ये जो कपड़ा है, ये कपड़ा उस टाइम भी सिंध का मशहूर था पूरी दुनिया में, और सिंध का ट्रेड होता था यूरोप से लेके एशिया के सभी मुल्कों में, ये हमारा ट्रेड होता था। मिसाल के तौर पर अगर आप ड्रेवियन देखें, ड्रेवियन जो एक हमारे पास टर्म यूज होता है, जिनको आज तक हमारे पास मछेरे बोलते हैं, जो दरिया के किनारों या पानी के जिस एरिया में वो मछली पकड़ते हैं, और आज वो लुंगी पहनते हैं। आज हमारे पास वो लुंगी पहनते हैं, और जी यही यही हमारी जो पहचान है वो आज तक श्रीलंका में भी है, इंडोनेशिया में भी है, मलेशिया में भी है। अच्छा, वेस्ट मलाई, बंगाल में भी है। मलाई जो लफ्ज है वो हमारी तारीख से आज तक हमारे पास मलाई लफ्ज यूज होता है। जी इवन आप अगर यूरोप की बुक्स या यूरोप की जो भी आप भाषा देखें, उसमें सिंध के बहुत सारे अल्फाज यूज होते हैं। तो इस इन सभी चीजों से हमें क्या मालूम होता है कि दुनिया की एक ऐसी तहजीब, एक ही ऐसी कौम, एक ऐसा देश था जिसका आज से 5,000 साल पहले, जिनके पास इंडस्ट्री थी, जिनके पास रूट्स थे ट्रांसपोर्ट के, जिनके पास कपड़े की इंडस्ट्री थी, जिनके पास एक सोशो कल्चर सिस्टम था, प्लांट टाउन्स थी हमारे पास। यानी मोहनजोदड़ो में अगर आप देखें तो आपको तालाब नजर आएंगे, जी वेल प्लांट तालाब नजर आएंगे आपको, वेल डिजाइंड स्ट्रीट्स दिखाई देंगी आपको। अगर रियून्स में देखें जो मोहनजोदड़ो की मिली हैं, तो आपको नालियां मिलेंगी, यानी वो जैसे टाउन प्लानिंग में गटर साफ करने की जो नालियां होती हैं वो मिलेंगी आपको। तो ये हमारी है हिस्ट्री। जी यानी महाभारत, रामायण, ग्रीक हिस्ट्री में जबान, इंडस का जो लफ्ज आ रहा है वो बहुत सर, सिंध पुराना से ही हिंदू शब्द बना है। मेरे ख्याल से हम लोगों को भी यही बताया गया है है। कि हाँ, हम लोग बिल्कुल जो हिंदू शब्द तो बाद में आया है, हम लोग हाँ, सनातनी कहे जाते हैं। और बिल्कुल हिंदू शब्द सिंध से आया है। सिंध और हिंद दोनों को हम्म अगर जोड़े तो हिंदू शब्द सिंध से आया है। सिंध से है, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या हुआ था कि जब ग्रीक हमारे पास आए, जब अलेक्जेंडर ग्रेट आया, तो ग्रीक के पास वो हमारा जो लफ्ज था इंडस, जी सिंध से, सिंध को उन्होंने इंडस बोला, और इंडस से फिर इंडिया का लफ्ज आता है। सही है। अच्छा, जैसे पर्शियन थे जी जो ईरानी हैं, तो उनके पास हेच हे हे लफ्ज था, एस नहीं था, तो उन्होंने इसको सिंध को हिंद किया। तो हम एक ही हैं। मेरा कहने का जी मकसद है कि हम एक ही हैं। हमारी एक बहुत पुरानी हिस्ट्री और हमारा जो है कल्चर, आज भी जो हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन है, वो वही पुराना ही है। जुल्म क्या हुआ कि यानी जब अरब इन्वेडर्स आए हमारे पास, अरब्स ने, और वो उनकी यही इंटेंशन थी कि सिंध एक खुशहाल मुल्क है, वहां से सोना लेना है, वहां से उसको तो क्या हुआ, सा जब अरब इन्वेडर्स हमारे पास आए,
अरब इन्वेडर्स ने हमारे महाराजा डाहर को जैसे यानी नॉर्दर्न एरियाज को हम देखें, कश्मीर को, तो वहाँ पे हरी सिंह था, राज हरी सिंह था, जो बाद में जाके ये रोड पाकिस्तान। ऐसे ही हमारा जो लास्ट किंग था, ही वाज आल्सो फ्रॉम कश्मीर, ही वाज जी महाराजा डाहर सेन। तो उसको कत्ल किया, उसने फाइट की अरब जंगजुओं से, लेकिन वो उसको बचा ना सका। जब उसकी मौत होती है 812 में, शहादत होती है उसकी, तो उसके बाद क्या होता है कि अरब ने हमारा पूरा कल्चर, हमारी तारीख, हमारा जो लिटरेचर था उसको तबाह कर दिया। हमारे जी पास हिस्ट्री जो थी हमारी वो पूरी कम कर दी। ऐसे ही जब अरगोन और तातारी हमारे पास आए तो उन्होंने भी हमारा कल्चरल जेनोसाइड किया, हमारा लिटरेचर, जितनी हमारे पास लाइब्रेरियां थी उनको जला दिया। क्या होता है कि किसी को जब खत्म करना चाहते हो या किसी देश को खत्म करना चाहते हो तो उसकी आइडियोलॉजी या उसका जो जी तहलीम है, जबान है, उसको खत्म कर दो। तो इन्वेडर्स जो हमलावर होते हैं, उसकी हमेशा कोशिश ये होती है कि वो किसी ना किसी का आपकी तारीख, आपकी हिस्ट्री, आपकी जबान या आपका जो कल्चर है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। तो यही जब अरब्स हमारे पास आए तो अरब्स ने भी यही किया, हमारी तारीख, हमारी हिस्ट्री, हमारी जियोग्राफी को चेंज किया, हमारे डेमोग्राफी को चेंज किया। फिर भी सिंध ने सरवाइव किया, सिंध ने सरवाइव जी हमें जो तारीख बताती है कि उस तारीख में आप देखें कि सिंध पे 1100 हमले हुए हैं आज तक, 1100 बार सिंध पे हमला किया गया। और वो हमला मैं सिंध पे नहीं समझता, मैं ये समझता हूँ कि ये हमला हिंद और सिंध पे हुआ है, जी क्योंकि सिंध गेटवे रहा है, हमेशा सिंध गेटवे रहा है। तो आज भी जो इंडिया को, जो हिंद को तकलीफ आ रही है, वो सिंध के थ्रू जितने भी इन्वेडर्स अभी तक जो हमला करना चाह रहे हैं, वो उनकी कोशिश यही है कि वो सिंध के थ्रू हमला करें। जैसे अभी जी चाइना हमला कर रहा है, उसने भी यही प्लान किया है कि इंडिया को अटैक करें, इंडिया को स्टेबलाइज करें, वो सिंध के थ्रू करें। जी या जो पाकिस्तान हम वो आपको मुंबई जी चीज को वो सिंध को यूज। जी तो हिस्ट्री हमारी यही है कि हम एक तारीखी कौम रहे हैं, हमारा एक चल रहा है, हमारी एक हिस्ट्री रही है। सिंध देश एक पुराना मुल्क रहा, जिसका एपी सेंटर जो बुनियाद थी वो शुरू होके जी आज सिंध में मौजूद है। हमारा जी कल्चर आज सरवाइव है। इन 1100 हमलों में हमने सरवाइव किया है, लेकिन ये जो अरब हमला था हमारे ऊपर, या जो अरब इन्वेंशन थी हमारे ऊपर, उसके बाद हमें चेंज करने की कोशिश की गई। और वो कोशिशें ज्यादा तब हुई जब हमारे पास मुसलमान, यानी ये पंजाब, पाकिस्तान के नाम हमारे ऊपर आ गया। ये आपके आवाज बहुत आ रही है काइंडली। अच्छा, अभी आपकी आवाज जो थोड़ा सा कट रही है सर, बीच बीच में थोड़ा सा मिस होके आ रही है।
मेरे ख्याल में ये नेटवर्क की वजह से शायद कोई इशू होगा। एनीवे मैं ट्राई करता हूँ कि इन चीज़ों को ओके थोड़ा ज़्यादा क्लियर रखें। तो जी अंकुर जी, क्या होता है कि 1837 में इंडिया पे ऑलरेडी ब्रिटिश कब्जा कर चुका था, जी सही है, लेकिन जी सिंध आजाद था उस टाइम भी। सिंध उस टाइम भी आजाद था। यानी हमने पुरानी हिस्ट्री को तो देख लिया, अभी हम न्यू इरा में आते हैं कि हम जैसे हमारे दर्शकों को समझ में आ सके कि आगे क्या हुआ। जी जी अरब के बाद हमारे पास डिफरेंट सिंध के डायनेस्टीज भी रहे, सिंध के लोग भी आज़ाद मुल्क की हैसियत में रहे, कभी इन्वेंशंस होती रही, कभी मुगल आए, कभी तुर्कान आए, कभी, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन जो 16th और 17th सेंचुरी है, वो उस टाइम सिंध का जो कंट्रोल था वो सिंधियों के पास था। सोमरा एंड कलोड़ा हमारे जो हैं सिंधी डायनेस्टी के थे, जिसमें हमारे ईस्ट में राजपूताना था और गुजरात था और बम्बई का जो चैप्टर था। तो जब ब्रिटिश हमारे पास आए इंडिया में, उन्होंने कंट्रोल वहां पे कर लिया, तो उनको रास्ता चाहिए था सिंध का। सिंध उस टाइम एक आजाद सोवेन स्टेट की तौर पर था, जो लास्ट कल्होड़ा और हमारे सुमरा रूलर्स थे, जो किंग थे, तो सिंध आजाद था उस टाइम। लेकिन 1837 में ब्रिटिश ने कराची पे हमला किया। अपने जी जहाज हमारे समंदर में, महासागर, हम सिंधी महासागर बोलते हैं उसको, जो बंबई के साथ हमारा जो रूट है, कोस्टल रूट है, तो इन्होंने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमला किया हमारे ऊपर। और 2-3 साल ये जंग रही सिंध की बरतानिया के साथ। और उसमें मियाणी की जंग है, दबो की जंग है, लेकिन ब्रिटिश ने कब्जा कर लिया। और 1843 में सिंध को बरतानिया की स्टेट बना दिया। चार्ल्स नेपियर को गवर्नर जनरल बना दिया गया सिंध का। जी ब्रिटिश रूल जो हमारे पास रहता है वो तकरीबन 100 साल रहता है, 43 से लेके 47 तक, अप्रॉक्सीमेटली 100 ईयर का एक वो चलता है। अच्छा, जब आज़ादी की तहरीक बढ़ने लगी, ना सिर्फ हिंद में लेकिन सिंध में और इस पूरे खिते में, कि भाई ब्रिटिश राज को ख़त्म करना है, भगत सिंह ने, आज़ाद चंद्रशेखर ने स्टार्टिंग की, बंगाल से जो है स्टार्ट हो गई मूवमेंट, इंडिया से मूवमेंट स्टार्ट हो गई, गांधी जी ने नॉन वायलेंस स्ट्रगल स्टार्ट कर दी, लेकिन जो हमारे नेताजी थे सुभाष, उन्होंने जो है लड़ाई का एक प्रोग्राम बना लिया, और आपको मालूम है कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान से होके जाके जर्मनी तक पहुंच गए। तो जी उसी टाइम हमारा एक करेक्टर है हेमू कालानी, हमारा सिंधी है, लेकिन पाकिस्तान में उसको प्राइज नहीं किया जाता, इंडिया में प्राइज किया जाता है, आज भी याद किया जाता है हेमू जी कालानी को, जिसने जी पहली अंग्रेज सरकार की पटड़ी उड़ाई थी सिंध में, जी सखर में, और उसको फिर फांसी दी गई थी। जैसे हमारे उस टाइम के परचो विद्यार्थी हैं, और काफी सिंध के सेपरेटिस्ट मूवमेंट के हैं, जैसे हुर तहरीक है, हमारी हुर तहरीक ने इतनी लड़ाई लड़ी ब्रिटिश से कि उनको घुटनों तले दबा दिया, और लास्ट जो हुर थे उनको, सूर्य बादशाह हम बोलते हैं उनको, फिर ब्रिटिश सरकार ने गुम कर दिया था, फांसी देती थी। तो जैसे
भगत सिंह को फांसी दे दी। हमारे पास भी यही इश्यूज और यही कार्रवाइयाँ और यही किरदार हैं हमारे पास। लेकिन क्या है कि हम सिंध के लोग पंजाब के कब्जे में हैं, तो हमारी जो तारीख है, हमारा जो लिटरेचर है, हमारे जो हीरोज हैं, उनको मीडिया पे लाने के लिए हमारे पास कोई सोर्स नहीं है। जी लेकिन अगर हम सिंध की तारीख, अपने हीरोज को देखें, तो हमारे पास इतना ही वसी है, इतना ही बड़ा है, जैसे आज इंडिया के पास अपने हीरोज हैं। सबसे बड़ी बात ये कि सिंधु सरस्वती माता जो है, एक हमारी सिविलाइजेशन रही है, और सरस्वती माता हकड़ू दरिया है जो वो अभी रेत के अंदर है, यानी छुप गया है। वो यही बॉर्डर है, पूरा राजस्थान, गुजरात जी और सिंध का पूरा बॉर्डर है। लेकिन अभी वहां पे कोई नहीं जा सकता। वहां पे पूरी आर्मी, रेंजर्स और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इदारे बैठे हुए हैं। उनको मालूम है कि अगर ये पुरानी इनकी जो इनेक्स है, या ये जो साथ रहे हैं, या ये जो सिविलाइजेशन है, अगर हम इसको ओपन कर देंगे, अगर हम इसको दुनिया के सामने ला देंगे, तो पाकिस्तान का मलियामेट हो जाएगा। पाकिस्तान विल बी नो मोर देयर। जी समझ रहे हैं? तो जी हमारे साथ यही शुरू से ही जुल्म हुआ है, और आज तक वो चल रहा है कि हमारी तारीख को, हमारे कल्चर को, हमारी आइडेंटिटी को खत्म किया जा रहा है। और बार बार ट्राई कर रहे हैं ये लोग कि हमारी कोई भी हिस्टोरिकल चीज बाहर ना आ सके। क्योंकि अगर हिंद सरस्वती सिंधु माता सिविलाइजेशन के ट्रेसेस हमें मिल जाते हैं, तो आप समझें कि दुनिया के लेवल पे, जैसे सिंध मोहनजोदड़ो के वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हुई, फिर ये सरस्वती माता सिविलाइजेशन की वजह से वी विल सर्वाइव अगेन। और जी जितना सिंध दुनिया में मशहूर होता है, पाकिस्तान उतना डिफेम होता है। तो इसी जी वजह से क्या है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि सिंध दुनिया के सामने आ सके, जी या सिंध की तारीख दुनिया के सामने आ सके। अच्छा, जी अभी हम चल रहे थे ब्रिटिश जो हमारे पास जा रहे थे, तो एक करारदाद पास हुई थी 1940 में। उसको रेजोल्यूशन, लाहौर रेजोल्यूशन भी कहा जाता है, करारदाद पाकिस्तान भी कहा जाता है। और उसके बाद फिर कायद ये मिस्टर जनाह ने 14 नुकात दिए थे, जिसमें सिंध को ये कहा गया कि सिंध विल बी ए सोवेरेन इंडिपेंडेंट स्टेट, जी और फेडरेशन के तौर पे टू नेशन थ्योरी जो ब्रिटिश ने जनाह को और पंजाबी फौज, क्योंकि पंजाबी फौज को वो हमेशा यूज करते रहे थे, यानी मुसलमानों के खिलाफ हर जगह पे। सिंधी, बलोच, पश्तून कभी भी बरतानिया के लिए इस्तेमाल नहीं हुए थे इतना। जी लेकिन पंजाब के लोग बहुत ज्यादा ब्रिटिश के लिए इस्तेमाल हुए थे, एक्सप्लॉइट हुए थे। दे वर गुड सर्वेंट्स ऑफ देम। तो बरतानिया की जब बहुत ज्यादा डिमोरलाइजेशन हुई सेकंड वर्ल्ड वॉर में, जी दूसरी जंग अजीम में, जब बरतानिया टूट रहा था, जी तो बरतानिया को हमारे इस खिते से जाना था। तो ये खिता जो था, एक बड़ी सल्तनत थी ना, जी यानी एशिया में बरतानिया की सबसे बड़ी जो रिप्रेजेंटेशन थी, वो यही हमारे एरियाज थे। इंडिया था, श्रीलंका था, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी उसके थे। तो उन्होंने क्या किया कि बरतानिया ने मिस्टर जना और पंजाब की फौज को इस्तेमाल करके इंडिया का बंटवारा कर दिया। जी बंटवारा इसलिए किया बंटवारा इन्होंने इसलिए किया कि उस टाइम रशिया का जो ब्लॉक था वो स्ट्रांग था, और जी
वो आगे बढ़कर इनको बर्तानिया को ये था कि रशिया आगे बढ़कर ये पूरे खिते पे कंट्रोल या मार्केट्स अब कैप्चर कर देगा। तो इन्होंने टू नेशन थ्योरी, जो एक बिल्कुल फेक थ्योरी है, यानी जी कि भाई टू नेशन थ्योरी है क्या, कि मुसलमान अलग कौम है जी और हिंदू अलग कौम है, जी मुसलमान अलग कौम है और हिंदू अलग कौम है। जी यानी आज तक अंकुर भाई दुनिया में कोई भी तारीख, कोई भी लिटरेचर ऐसा हमें नहीं मिलता जिसमें ये हमें मालूम हो कि रिलीजन के बेस पे कोई नेशन नहीं होती है। जी नेशन ऑलवेज कम्स फ्रॉम देयर हिस्ट्री। जैसे जी इंडिया की हिस्ट्री है, जैसे सिंध की हिस्ट्री है, जैसे आपकी डेमोग्राफी है, आपकी तारीख है, आपका लिटरेचर है, आपकी सकाफत है, आपकी यानी इतना रिच कल्चर जो इंडिया के पास, हमारे सिंध के पास, यानी 5-5 6 हजार साल की हमारे पास हिस्ट्री है। आप मुझे ये बताएं कि मुसलमानों के पास कौन सी हिस्ट्री है? जी 1400 अच्छा साल एक, पुराना था। हाँ, जी जी और जी वो भी यानी कॉपीड। जी वो कॉपी की गई किससे? क्रिश्चियनिटी से कॉपी की गई। जी और क्रिश्चियनिटी कॉपी कहाँ से हुई? ज्यूज से हुई। जी ज्यूज की कॉपी कहाँ से हुई? हमारे सिंध और हिंद से हुई। जी तो ये बाकी जितनी चीजें हमारे पास आई हैं वो कॉकटेल है। यानी जी एक चीज को खत्म करने के लिए, वो कमजोर करने के लिए हर दौर में इंटेलिजेंट पीपल आए हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि अपना वो कर सकें, अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकें। लेकिन इससे मेरा मकसद ये नहीं है कि आई वांट टू ऑफेंड मुस्लिम और आई वांट टू ऑफेंड क्रिश्चियन, आई वांट टू ऑफेंड ज्यूज। नो, एवरीवन हैज राइट टू लिव। किसी की कोई भी पहचान है, कोई भी तरीका है, कोई भी रिलीजन है, वो जैसे रहना चाहता है, लेट हिम लिव, बट एटलीस्ट डोंट इंटरफेयर इन अदर्स। जी बिल्कुल। आप दूसरों के, यानी अगर जैसे बार बार लोग कहते हैं गजवाए हिंद, जी गजवाए जी हिंद जी यार। इसको थोड़ा सा सर एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ, वो आते हैं हम उस पे, हम जी पहले ये यूएनओ और पाकिस्तान के बनने का जो है वो उस पे आ जाएं, तो मैं फिर गजवाए हिंद पे भी आता हूँ। जी तो मजे की बात यह है कि यानी एक ऐसी थ्योरीज बेसलेस, कोई बेसिस नहीं है, या टू नेशन थ्योरी। हाउ द हेल यू आर ब्रिंगिंग टू नेशन थ्योरी? अगर मुसलमान कौम है तो फिर अरब, फिर तुर्की वाले, फिर अफगानिस्तान वाले, फिर आप भाई सभी मिला के एक मुल्क बना लो ना। जी बिल्कुल। जो आपने OIC बनाया था, जी तो वो उसको एक किंगडम बना लो ना, खिलाफा बना लो ना, 8 मन खिलाफा बना लो, लास्ट 8 मन जो खिलाफत थी वो बना लो आप। हम्म, Why you are doing these such stupid things? जी यानी अब आप अपनी कोई भी आइडेंटिटी को क्लेम करने की जरूरत नहीं है आप में। जी खास करके मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूं कि कभी आप अरब बन जाते हैं, कभी आप तुर्क टर्किश बन में। जाते हैं, जी तुर्किश बन जाते हैं, कभी आप ईरानी बन जाते हैं, कभी आप जो है अफगानी बन जाते हैं। व्हाट द हेल इज विथ यू? आप अपने चनकिया को क्यों नहीं जाके ढूंढ रहे हैं? आप अपने रामायण को क्यों नहीं जाके ढूंढ रहे हैं? आप अपने महाभारत को क्यों नहीं जाके ढूंढ रहे हैं? आप भगवान शिव को क्यों नहीं जाके ढूंढ रहे हैं? जो आपकी असल रूट्स है, आपको शर्म किस लिए आ रही है उन चीजों से? आपकी जो असलियत है, आप उस अपनी असलियत को छोड़ के कभी गजनवी बना रहे हैं, कभी आप जो है कश्मीर को अलग करने की बात कर रहे हैं, कभी गजवाए हिंद ला रहे हैं, कभी। आपके साथ प्रॉब्लम क्या है भाई?
आप अपने रूट्स में जाएं, जो आपकी असल पहचान है उसमें जाएं। चाणक्य का कितना जबरदस्त फिलोसफ, कितनी जबरदस्त लिटरेचर और फिलोसफी है, आप उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? जी आप अपने रूट्स से भाग क्यों रहे हैं? मैं तो खुश होऊंगा अगर पंजाबी अपने रंजीत सिंह और पंजाब को, अपने वो उसको कल्चर को और अपनी जबान को स्टार्ट कर देंगे, मैं खुश होऊंगा, मुझे कोई किसी से तकलीफ नहीं है। हम सिंधियों को किसी से तकलीफ नहीं है। हमने आज तक किसी के, जैसे इंडिया ने आज तक किसी पे हमला नहीं किया, हमने भी आज तक किसी पे भी हमला नहीं किया था। आप हमारी तारीख देख लें 5,000 साल की, हमने किसी पे हमला नहीं किया। लेकिन हमारे ऊपर 1100 हमले हुए हैं, जैसे आज तक इंडिया पे हमले हो रहे हैं। और इंडिया, जी हिंद और सिंध कोई अलग चीज नहीं है, वो सेम ही एक नाम है। जी हाँ, तो टू नेशन थ्योरी एक स्टूपिड जना के थ्रू इन्होंने ला दी हमारे ऊपर। और सिंध के लोगों को, बलोचिस्तान पे तो इन्होंने 1948 में कैप्चर किया था बलोचिस्तान को। पश्तून भी उस टाइम इनके साथ ज्यादा नहीं थे, हालांकि कुछ ट्राइबल्स को इन्होंने यूज किया था, कश्मीर में लाकर यूज किया था। जो पहला कश्मीर पे हमला किया गया था वो ट्राइबल्स, पठान ट्राइबल्स के थ्रू करवाया गया था। आई थिंक 1948 में या 47 में कुछ ऐसा हुआ था। तो सिंध को इन्होंने यूज किया। जी सिंध को यूज क्यों किया, उसके पीछे कारण था। कारण ये था कि पाकिस्तान का 70 to 75% जो इनकम है या रेवेन्यू है वो सिंध से जनरेट होता है, जी पहले भी आज भी। जी यानी आपका पूरा मुल्क कहाँ से चलता है? सिंध से। सिंध से चलता है। तो इनको ये था कि अगर हमने सिंध को अपने साथ नहीं मिलाया तो हम खाएंगे कैसे, जी जिएंगे कैसे? तो इन्होंने किसी तरह भी सिंध को इस्तेमाल किया और सिंध को एक्सप्लॉइट किया। सिंधियों को बोला कि भाई आपका अलग सूबा होगा, आपका अलग इकाई होगी, आप एक, हम फेडरेशन बना रहे हैं जिस फेडरेशन में सिंध की अपना वजूद होगा, अपनी जबान होगी, अपनी तारीख होगी, अपना कल्चर होगा, उनका अपना जो है, जितनी इनकम है वो उनकी अपनी होगी। यानी एक वो जो है ना, कुछ दिखा के कुछ और जी फिर सामने कोई चीज और लेके आना। तो सिंध को यूज किया गया। यूज करके इन्होंने मुस्लिम स्टेट के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान को बना डाला। किसने बनाया? बरतानिया ने बनाया। जी बरतानिया जब इस खित्ते से जा रहा था तो उसने बोला कि इस, इतनी बड़ी नेशन है, इतना बड़ा इंडिया है, इतना बड़ा रीजन है, अगर इसको मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा तो ये कल हमारे लिए थ्रेट हो सकता है, इसलिए इनको डिवाइड एंड रूल के हिसाब से अलग 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 कर दो, जी ताकि कभी भी ये एक बड़ी ताकत बन के हमारे सामने ना आ सके, आपस में उलझे रह जाए तो। आपस में उलझे रह जाएं। दूसरी चीज क्या थी कि रशिया को इनको ब्लॉकेज देनी थी। जी यानी जब आप डायरेक्ट नहीं लड़ते ना, जो वो होते हैं सियाने लोग होते हैं, वो डायरेक्ट नहीं खेलते, तो दो तीन मुर्गे अपने लिए पाल लेते हैं कि भाई इनको सामने दे दो, दादागीर किस्म के ना। तो जी बरतानिया के पास पंजाब की जो फौज थी, दे वाज देयर गुड सर्वेंट्स। तो रशिया के सामने पाकिस्तान बनाकर उसको रशिया के सामने खड़ा कर दिया कि रशिया कभी भी हमारी मार्केट्स पे ना आ सके। तो उनके दोनों पर्पस सर्व हो गए। जी ये ब्रिटिश हमारे खिते से चले गए, पाकिस्तान बना दिया उन्होंने।
पाकिस्तान बनता है 1947 में, लेकिन जो सिंध और बांग्लादेश को और पश्तूनों को ये बोला गया कि सेपरेट स्टेट्स होंगी, एक फेडरेशन होगी, उसमें से फेडरेशन लफ्ज निकाल के इन्होंने फेडरल बना दिया। जी यानी आज तक दुनिया के नक्शे पे 1947 से पहले, 1946 से पहले दुनिया के नक्शे पे दुनिया में किसी ने कहीं भी पाकिस्तान का नाम ही नहीं सुना था। सिंध था, पश्तून थे, बलोच थे, कश्मीर था, गिलगित बिल्तिस्तान था, सभी चीजें थी, लेकिन पाकिस्तान ने आज तक किसी ने नाम सुना था? जी नहीं था। देयर वाज नो पाकिस्तान बिफोर 1947। अच्छा, पाकिस्तान की माना क्या है? You know, when you separate these both words, what it will come? Pak. Pak means pure. जी Astan means place. यस जी Place, जगह। यानी एक जैसे ऐसी राजस्थान है जगह, वो। हाँ, एक ऐसी जगह जहां पे पाक यानी प्योर पीपल रहते हैं। अभी मुझे ये बताएं कि इनमें कौन सी ऐसी चीज है जो प्योरिटी वाली है? ना आपका मुल्क प्योर है, ना आपका बनना प्योर है। जी आपने कौमों को, तारीखी कौमों को ये बोला कि भाई ये हम फेडरेशन बना रहे हैं, उसको आपने डाइल्यूट कर दिया, उसको खराब कर दिया। फेडरेशन के जगह बजाय आपने फेडरल बना दिया। तारीखी कौमों की एक शनाख्त थी, सिंधी, बलोच, पश्तून, हमारी 5000 साल की पुरानी तारीख थी। आपने उसको एक झटके में, एक सेकंड में खत्म करके उसको पाकिस्तानी कौम बना दिया। और वो किस चीज पे? इम्प्योर टू नेशन थ्योरी पे। जी ये जो क्राइम हुआ है, मैं इसको एक बहुत बड़ा क्राइम समझता हूं। और इस क्राइम में जितने हाथ पंजाब, पाकिस्तान और फौज के हैं, उतने ही गंदे हाथ इसमें ब्रिटिश के हैं। तो हमारा जो केस बनता है वो ब्रिटिश पे भी केस बनता है। मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया को ब्रिटिश पे केस करना चाहिए। बिल्कुल जी इंडिया को ब्रिटिश पे केस करना चाहिए कि व्हाट यू डिड विथ अस। असल में सर हमारे यहाँ के जो सियासतदान हैं उनकी भी कुछ गलतियां रही हैं। जैसे गांधी और नेहरू के बारे में हमारे यहाँ कहा जाता है। लेकिन अब तो नहीं है ना, जी अब तो नहीं है ना। जी नाउ नाउ वी नो। बोलते हैं जब भी आपको समझ में आ जाए तो समझो कि आपकी गलती खत्म हो गई, उसको करेक्ट करना चाहो। जी जी देखें, ब्रिटिश हमारे पास आता है तो 1937 में सिंध को बंबई प्रेसिडेंसी में डालता है। जी आप किसी भी मुल्क या किसी भी कंट्री या किसी भी खिते में जब आप इन्वेट करते हैं या कॉलोनी बनाने जा रहे हैं, जब वहां से निकलते हैं तो आपका एक मोरल तरीका होना चाहिए, एक मोरलिटी होनी चाहिए कि जो 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 रियासतें या जो मुल्क जैसे थे, आपको उनको ऐसे ही छोड़ना पड़ता है। जी बिल्कुल एग्रीड। जब सिंध पे हमला किया तो सिंध आजाद था, तो कानूनन होना क्या चाहिए था? बिल्कुल कानूनन ये होना चाहिए था कि सिंध को आजाद छोड़ के जाते। जी या अगर जो 1937 में मुंबई प्रेसिडेंसी में सिंध को रखा था, या उस हिसाब से छोड़ के जाते। जी लेकिन हाउ द हेल यू आर क्रिएटिंग ए न्यू कंट्री which is unnatural, baseless, without any idea, without any key factors,
एक ऐसी आप आइडियोलॉजी लेके आए हैं कि आप मुस्लिम हैं और इस्लामी कंट्री है आपकी, और ये पाकिस्तान आप बना रहे हैं टू नेशन थ्योरी पे। जी यानी आप जेनोसाइड करने जा रहे हैं तारीखी कौमों का। अच्छा, अभी आते हैं हम, ये प्रोसेस हो गया कि पाकिस्तान अननेचुरल था, जी रॉन्ग डिसीजन था, वार क्राइम है, और इस वार क्राइम के अगेंस्ट हमें ना सिर्फ सिंध को लेकिन हिंद को भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए और बरतानिया से हिसाब मांगना चाहिए कि आपने जितना हमारे यहाँ से आखिर में पैसा लूटा, हमारे यहाँ से जितने हमारे नवादरात लेके गए, आप हमारी जितनी भी हिस्ट्री को आपने डिस्ट्रॉय किया है, और ये पाकिस्तान जैसा भूत बना के हमारे गले में डाल के गए हो, तो इससे हमारी जान छुड़ाओ। जी और यही केस हमारा होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि भाई आप, अगर ये केस हम बरतानिया पे भी करेंगे और पंजाब पे भी करेंगे और पाकिस्तान पे भी करेंगे। जी अच्छा, दूसरी जंग अजीम जब खत्म होती है, यानी दूसरी जंग जो है जब खत्म होती है, तो यूएनओ बनता है। जी सही है। जी जी यूएनओ बना था 1945 में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। जी अच्छा, अभी आप इसको जुमले को थोड़ा समझना, और हम सब हिंद के दोस्तों को भी ये समझना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट। जी यूएन, यूनाइटेड नेशन नेशंस, जी यूनाइटेड नेशंस, नॉट यूनाइटेड कंट्रीज। जी अंतर है यहाँ पे, जी यूनाइटेड नेशंस नॉट यूनाइटेड कंट्रीज कंट्रीज। और जी नेशन क्या होती है? वो नेशन जिसकी तारीख हो, हिस्ट्री हो, जिसका कल्चर हो, जिसका पुराना नाम रहा हो, जिसकी डेमोग्राफी हो रही हो अपनी, जिसकी अपनी ज्योग्राफी रही हो, जिसकी अपनी एक रिप्रेजेंटेशन रही हो हिस्टोरिकली। तो यूएन का बनना था, यानी नेशंस, कौमों को जमा करके। यूएन बना क्यों? वो इसलिए कि जो दूसरी जंग हुई, तो दूसरी जंग अजीम हुई, तो उसमें बहुत ज्यादा लोग मारे गए और बहुत लड़ाइयाँ जी हुई, तो आगे कोई भी बड़ी लड़ाई को रोकने के लिए यूएन बनाया गया कि जबकि उसके कोई बाद भी। भी सब बहुत लड़ाई है हाँ, हुई है, लेकिन उन्होंने उनका ये था कि जी यानी कोई यानी कोई अ, तीसरी बड़ी वार की तरफ हम ना चले जाएं, जिसमें 5, 10 या 20 कंट्रीज एक साथ जमा हो जाएं और लड़ना शुरू कर दें। अभी लड़ाइयाँ हुई हैं, लेकिन वो 1-2 मुल्कों के और ऐसे कुछ इश्यूज हुए हैं। जी तो यूनाइटेड नेशन इसीलिए बनाया गया। अच्छा, 1947 सितंबर में पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बना, जी जो कि इलीगल है। बिल्कुल इलीगल है। यानी जो यूएन का कानून, लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके मुताबिक वो कौमें यूएन की मेंबर बन सकती हैं जिनकी तारीख, हिस्ट्री, जिनकी ज्योग्राफी, जिनकी डेमोग्राफी, जिनकी आइडेंटिफिकेशन, जिनके बॉर्डर्स रहे हों। लेकिन जी पाकिस्तान तो नेशन है ही नहीं। जी पाकिस्तान नेशन नहीं है। बिल्कुल नेशंस कौन सी हैं? सिंधी है, बलोच है, पश्तून है, पंजाबी है। जी तो हाउ इट कम्स के पाकिस्तान, जिसकी ना कोई तारीख है, यानी मैंने जो पहले बताया ना आपको, 1947 से पहले पाकिस्तान है ही नहीं। जी तो सितंबर में 1947 में नेशन है ना, यूनाइटेड नेशन से, कंट्रीज नहीं है, यूनाइटेड नेशन से। जी तो 1945 में जब यूनाइटेड नेशन बनता है और सितंबर 1947 में पाकिस्तान उसका मेंबर बनता है, तो ये बेसिकली स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है।
जी यूएन किसी ऐसी नेशन को मेंबरशिप कैसे दे सकती है कि जो नेशन है ही नहीं? जी आई कैन प्रूव इट, देयर इज नो पाकिस्तानी नेशन, जी जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है। सही है। तो पहली ये वैलिड पॉइंट हमारे पास यही है कि हम अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाते हैं तो हम पहली पॉइंट रखेंगे यही कि पाकिस्तान की मेंबरशिप आपने जो की है यूएनओ में, इंटरनेशनल लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत पाकिस्तान कौम कोई है ही नहीं, और जो आपने इसको मेंबरशिप दी है दैट इज इनवैलिड, वो वैलिड नहीं है, जी क्योंकि देयर इज नो पाकिस्तानी नेशन इन द वर्ल्ड। जी अच्छा, फॉर एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का पाकिस्तान को मेन मेंबर किया गया है या उसको कोई जिम्मेवारी दे रहे हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो यूएनओ की होती है उनका काम ये होता है कि दुनिया में किसी भी नेशन या किसी भी मुल्क में अगर कोई इशू हो रहा है तो यू हैव टू लिसन देम, और वो उसको सीक्रेट रखा जाता है। हमारे काफी दोस्त जाते रहते हैं जी यूएनओ में, वो वहां पे इन चीजों को रखते हैं या इन चीजों को बयान करते हैं वहां पे। तो अभी अगर जुल्म करने वाला, अत्याचार करने वाला यूनाइटेड नेशंस में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का अगर वो चीफ बन जाएगा तो हम अपनी फरियाद किसके पास लेके जाएंगे? जी बिल्कुल सही है। हाँ, जी हम सिंधी हर साल रिप्रेजेंट करने जाते हैं, बलोच हर साल रिप्रेजेंट करने जाते हैं, पश्तून हर साल यूएनओ में रिप्रेजेंट करने जाते हैं कि भाई हमारे साथ क्या ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं, क्या इश्यूज हो रहे हैं क्या। या हिंदू काउंसिल हर साल जो है यूएनओ में जाती है, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन का जो चैप्टर है जिसमें मिसिंग पर्सन्स या ब्रूटलिटी या किलिंग या रिलीजियस बियास, जो जैसे हिंदू सिंधियों का जो है हर रोज कत्ल होता है, तो अगर कत्ल करने वाला पाकिस्तान है, जी पंजाब है, अगर वो यूएन का ह्यूमन राइट्स का ऑर्गेनाइजेशन का चेयरिंग अथॉरिटी हो जाता है, तो मेरा सवाल है, ये यूएन से मेरा सवाल है जी कि जो मार रहा है हम उसकी फरियाद किसके पास लेके जाएं? जी सही यानी बात है। ये जो आपने यूएन ऑर्गेनाइजेशन में पाकिस्तान की, पहली बात तो पाकिस्तानी नेशन है ही नहीं, यानी उनकी मेंबरशिप ही कैंसिल करनी चाहिए आपको। ह्यूमन राइट्स वायलेशन आज तक दुनिया के कितने भी आप न्यूज़पेपर देख लें, आप न्यूज़ देख लें, आप वीडियोस देख लें, सबसे ज्यादा वायलेशन, ह्यूमन राइट्स वायलेशन, टेररिज्म, टेररिस्तान, रेपिस्तान, जी कौन है वो? पाकिस्तान। पाकिस्तान। How the hell is you are going to make him UN Human Rights Organization main working authority? Are you nuts? यानी आपको कोई समझ है, अकल है? यानी 40 से 50 हजार अभी तक, जी 40 से 50 हजार तालिबान अभी तक वहां पे बैठे हुए हैं। 54 वर्ल्ड टॉप मोस्ट टेररिस्ट वांटेड बाय द वर्ल्ड, जी जो दुनिया में वांटेड हैं, वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? हाफिज सईद से लेके और वो भाई आपका और सभी, वो कहाँ बैठे हुए हैं? पाकिस्तान।
पाकिस्तान दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी जो मिला, वो कहाँ से मिला? ओसामा बिन लादेन। एबटाबाद पाकिस्तान। तो आई डोंट नो, यानी ये ये सब सुपर डिसीजन। पावर को दिखता नहीं है इतना सब, ये सब हुआ है तब भी सुपर पावर जितनी ब्रिटेन अमेरिका, इसको हाँ, क्यों नहीं उसका देखते, इसको क्यों इसको। उसका 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 उसकी उसका एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ वो क्या हुआ है, असल में इशू क्या हुआ है, मैं आपको कारण बताता हूँ। जी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी ने, जी आपको याद होगा, एक साल पहले कहा था कि, एक या 2 साल पहले, 1.5 साल पहले कहा था कि यूएन, यूनाइटेड नेशन इज गोन इन अंडर ऑफ चाइना। जी सही है? तो जी। वो बात सही सच हो साबित हो गई है वो अभी। उन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहा था ना। नहीं नहीं नहीं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बाद इन्होंने यूएन के नाम भी कर दिया था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये यूएन अभी एक ऐसा समझें कि चाइना की अथॉरिटी और चाइना का अलायंस बन गया है। इसका सर ताजा उदाहरण अभी अगर हम देखें तो एफएटीएफ में इसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, 2 साल हो गया, 2.5 साल हो गया, 2 साल हो उसको ना गया है निकाल और रहे हैं ना उसने उसको। उसने जी। ना बिल्कुल ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और आप उसको ह्यूमन राइट्स चैंपियनशिप दे रहे हैं। जी 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 रियली स्ट्रेंज। ठीक है। तो अभी ये जो चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है सीपेक के थ्रू, सिंध को सेल कर दिया है, ये पंजाबी फौजों ने, जर्नलों ने पैसे लेके कोई बाजा कंपनी बना दी है, कोई पापा जोन्स बना दी है, कोई जजीरे खरीद दिए हैं ऑस्ट्रेलिया में, जितने भी, यानी आप जितने भी जर्नल्स देखें उनके किसी ना किसी की बिलियंस में, जैसे रिटायर होते हैं उनकी कहीं ना कहीं पे आपको बिलियंस की प्रॉपर्टी मिलती है। जी सही है? तो इन्होंने सिंध और बलूचिस्तान को सेल कर दिया है चाइना को। इन रिटर्न चाइना उनको, डिफरेंट जो कंट्रीज हैं, क्योंकि चाइना के पास पैसा तो है ना, जी जी तो दे आर यूजिंग दैट मनी, गेटिंग पाकिस्तान अगेन ऑन द ट्रैक, और जी पाकिस्तान को अच्छा बना के पेश करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और अभी ये जो पाकिस्तान को वोट भी मिले ना, वो चाइना की वजह से। जी चाइना बाइड दीज वोट्स। चाइना ने, यानी आप जैसे ना इंडियन फिल्मों में ही होता है अक्सर कि कोई जो बड़ा सरदार या गुंडा होता है, तो उसके जो काम करने वाले होते हैं छोटे, वो जो ज्यादा कोई काम करता है तो उसको कभी कभी दे देता है कि भाई ये आपकी ज्यादा आज कमाई देता हूँ, जाके एंजॉय करो। तो जी पाकिस्तान भी वही जो है ना, दादा का वो है, पिट्ठू है, जो अभी उसको चाइना ने थोड़ा वो दे दिया, हड्डी दे दी कि भाई अभी यार तुमने तुमने इतना काम कर रहे हो मेरे लिए, तो ये लो, आप इंडिया की बर्बादी कर रहे हो तो इतना तो डिजर्व करते हो कि वी कैन गिव यू सम प्रॉपर रेस्पेक्ट। तो दैट इज द स्टोरी। अच्छा, तो ये जो यूनाइटेड नेशंस का चैप्टर है पूरा, आई थिंक हमारे पास और कुछ नहीं है। एक तो हम सोशल मीडिया पे इसके खिलाफ कैंपेन चला सकते हैं, और दूसरा, अगर मैं यहाँ पे जितने इंडियन दोस्त हैं हमारे, हिंदू काउंसिल के हैं या जितने भी सिंधी हमारे बिजनेसमैन हैं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे बात करूँ, और सो वी कैन गो टू इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि जी हम एक केस फाइल कर सकें अगेंस्ट चाइना, अगेंस्ट बर्तानिया, अगेंस्ट पाकिस्तान, और जी अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन। जी हमारे सर। पास और कोई रास्ता नहीं है अनकर जी। अच्छा, जी जी दूसरी जो आपने पहले भी हमारा जिक्र हुआ कि जैसे गजवा हिंद का जो अक्सर आता है, तो गजवा जी गजवा
अरबी लफ्ज है, मुझे अरबी आती है बहुत अच्छी, मैं गल्फ कंट्रीज में 15 ईयर्स रहा हूँ, तो आई अंडरस्टैंड फुल अरबी, आई कैन स्पीक अरबिक। तो गजवा मीन्स फाइट, बेटल, लड़ाई। जी हिंद, वो इंडिया को हिंद बोलते हैं अरबी में, तो वो तो फेमस है। तो जी एक्चुअली ये गजवा हिंद है क्या, और ये लफ्ज क्यों यूज होता है, कहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसका थोड़ा मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ। देखें, जो इस्लाम की स्टार्टिंग होती है प्रॉफिट मोहम्मद के बाद, जब स्टार्टिंग होती है, तो एक तो बुक है कुरान शरीफ या कुरान मजीद जी जो है, रिवील्ड बुक है जो, और दूसरी है हदीस। जी हदीस, what is hadith? Hadith is a like sayings of Prophet Muhammad, जो कुरान में शामिल नहीं होती, उनको अलग से, यानी मेरे ख्याल में कि 100 साल या 200 साल बाद जब प्रॉफिट वाज बोर्न फ्रॉम हियर, तो उसके उन्होंने जो जो बातें की थी, तो वो कुछ लोगों को याद थी, 100 साल पहले की बात याद थी, तो वो फिर उसको उन्होंने कोट किया और उसको अहादीस का नाम दिया, मींस जमा, मजमुआ। जी यानी हदीस क्या है? हदीस यानी जो कोटिंग्स हैं प्रॉफिट मोहम्मद की, तो उनको हदीस बोला जाता है। तो प्रॉफिट मोहम्मद के जाने के बाद, आफ्टर लाइक 200 ईयर्स समथिंग, एक अरब था, उसने बोला कि प्रॉफिट मोहम्मद ने एक मर्तबा ये कहा था कि हदीस है, यानी हदीस यानी उन्होंने कहा, मीन्स वो हदीस है कि इंडिया पे अरब कब्जा करेंगे, जी गजवाए हिंद होगी, यानी हिंद की लड़ाई होगी, जिसमें कोई भी काफर जिंदा नहीं रहेगा। जी काफर बोलते हैं मीन्स नॉन बिलीवर, जो यानी हिंदुओं को, हम सिंधियों को भी वो काफर ही बोलते हैं, जी यानी हिंद और सिंध को काफर बोलते हैं, यानी कि ये नॉन ये तो सिया को भी बिलीवर। बोलते हैं सर। हाँ, वो तो भाई जो उनकी आइडियोलॉजी के साथ नहीं चलता वो सभी काफर है, और दे शुड बी किल्ड। तो गजवाए हिंद वहां से एक्चुअली शुरू होता है, यानी आप ऐसा समझें कि 1200-1300 साल या 1400 साल पुरानी वो एक कविता है, वो चली आ रही है आज तक, कि भाई गजवाए हिंद होगा और इंडिया को पाकिस्तान के साथ शामिल कर दिया जाएगा, या जैसे वो फेमस है OIC, जी ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। इस्लामिक, नहीं कंट्रीज नहीं है वो, इस्लामिक कोऑपरेशन है। जी 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 तो उसके बनने का मकसद यही था, वो सऊदी अरबिया से शुरू हुआ था। तो उसका आज भी हेडक्वार्टर सऊदी अरबिया में है, उसमें 57 जो हैं कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं। और जब ज़ियाउल हक के टाइम में मुजाहिदीन कश्मीर पे हमला कर रहे थे, तो ज़ियाउल हक ने, डिक्टेटर जो था, उसने कहा था कि इंडिया विल बी सून मर्ज्ड विथ पाकिस्तान, यानी दिल्ली पे हम झंडा गाड़ देंगे, बम्बई को हम कैप्चर कर देंगे, और गजवाए हिंद जो प्रॉफिट मोहम्मद का ड्रीम था वो पूरा हो जाएगा। जी तो ये इनका वो जो है ना पुराना वो रहा है। और OIC जो इस्लामिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक बनी हुई थी, वो भी गैर फाल हो गई है, क्योंकि अरब को समझ में आ गई है कि ये खामखा की एक तुर्की और पाकिस्तान और इंडोनेशिया और ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, और टेररिज्म और अपने पर्सनल मेटर्स में इन चीज़ों को यूज़ करें, हालांकि ऐसी कोई चीज़ नहीं है या ऐसा कोई मसला नहीं है। तो उसकी स्ट्रेंथ अभी वो उस लेवल की नहीं रही है, लेकिन ये
जो फाउंडेड किया गया था वो था आई थिंक 1969 में। ओआईसी बनाया गया था 1969 में। उसका मकसद यही था कि जो भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उनमें कोऑपरेशन, और जैसे यूरोपीय यूनियन है तो इस्लामिक कंट्रीज का भी एक होना चाहिए, जैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर सकें। लेकिन उनका जो अंदर का एजेंडा यही था कि जितने भी दुनिया के दूसरे मज़ाहब हैं उनको इस्लाम में लाया जा सके या उस पे काम करना था। और जैसे तुर्की का हमेशा ख्वाब रहा है कि ऑटोमन कैलिफ खिलाफा जो है दोबारा वो शुरू की जाए। अभी इमरान खान पागल को इन्होंने वो खलीफा मुकर्रर किया था उसका, ऑटोमन कैलिफ का अर्तुगाल गाजी बना दिया है उसको। और एक्चुअली ये आपने 2-3 दिन पहले एक वीडियो देखा होगा, वो एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी जो वीना मलिक, जो बहुत इंडिया में फेमस रही थी बेचारी, और वो आजकल गिज़वा हिंद और खालिस्तान के नारे लगा रही है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग और इनकी मेंटलिटी और इनकी लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी कितनी डीप है या शेलो है। आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट दे आर एंड हाउ दे वांट टू गो ऑन दीज थिंग्स। अच्छा, अभी जो पाकिस्तान में बहुत चर्चा चल रहा है वो गिलगित बिल्तिस्तान को लेके चल रहा है। यानी ठीक है, हरी सिंह जो थे लास्ट महाराजा थे, कुछ चीजें हुई, कुछ गलतियां हुई, कुछ इश्यूज हुए, जैसे कश्मीर के उस टाइम भी हुए थे और आज तक चल रहे हैं। तो देखें, ये पूरा पार्ट इंटीग्रल पार्ट रहा है इंडिया का। जी सही है, शुरू से ही। अगर आप हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री तो हमारे सामने पड़ी हुई है ना। जी अगर बाद में किसी ने कोई मैनिपुलेट करके, जैसे यानी हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया, पाकिस्तान बना दिया जैसे ब्रिटिश ने किया, ऐसे ही उसके बाद ये जंग जारी रही। और गिलगित बिल्तिस्तान को पाकिस्तान ने अलग सूबा बना के उस पे अभी इलेक्शंस करवा रहे हैं। वहाँ पे आई थिंक नवंबर में इलेक्शंस हैं। तो मेरे ख्याल में कि अभी वक्त आ गया है और मोदी जी को स्ट्रांगली इन चीज़ों को देखना चाहिए। जी और एलएसी जो है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उसके थ्रू लद्दाख पे चाइना को ब्लॉक करना चाहिए, सीपेक को ख़त्म करना चाहिए। और ये जो गिलगित बिल्तिस्तान है इसको अनाउंस करना चाहिए, जी क्लेम करके इसको अपने हाथ में लेना चाहिए अभी इंडिया को। मैं यही मशवरा भी दूंगा, और इस पे जितना तेजी से काम होगा तो वो अच्छा रहेगा इंडिया के लिए, क्योंकि ये बेसिक रूट है, बहुत इम्पोर्टेंट जगह है ये, मालूम है आपको, बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि चाइना को एक यही रास्ता है। अगर वंस इट विल कम टू इंडिया टोटली, देन चाइना कैन नॉट इंटरफेयर एनी मोर इन दिस रीजन। उसका रास्ता बंद हो जाएगा। और जो अच्छी स्ट्रेटजी हमेशा जंग में यही होती है कि आप दुश्मन को ब्लॉक कर दें, दुश्मन की ब्लॉकेज कर दें, उसके जो रास्ते हैं वो ब्लॉक कर दें। मिसाल के तौर पर अभी मैं आपको बताऊं कि चाइना ने हमारे पास क्या किया है। 50-60 किलोमीटर दूर है अंकुर भाई, ये जो सिंध के आइलैंड्स हैं, बम्बई से 50-60 किलोमीटर दूर हैं। यानी इन आइलैंड से अगर आप ऊपर टावर पे खड़े होके देखेंगे तो बम्बई की लाइट्स दिखाई देंगी आपको। जी और चाइना ने सीपेक के थ्रू क्या किया है कि वो जगह परचेज की है। जी यानी ये सिर्फ हमारी सिंध को खतरा नहीं है, बिल्कुल इंडिया को भी है। इंडिया को भी है।
ना सिर्फ इंडिया को खतरा है, ये नोट करने वाली बात है, ना सिर्फ इंडिया को खतरा है लेकिन अमेरिका और यूरोप को भी खतरा है। जी आप पूछेंगे वो क्यों? जी इसलिए कि सिंध जो है वो गेटवे है एशिया का। जी सिंध इज गेटवे टू साउथ एशिया। जी डीप सी हमारे पास है सिर्फ यहाँ पे। अगर आगे चल के अमेरिका, यूरोप, मार्केट्स या फ्री वर्ल्ड या फ्री कंट्रीज, फ्री नेशंस का जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लेके आना चाह रहा है, सबसे ज्यादा आबादी किस रीजन में है? इसी हमारे रीजन में है। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे होगी? हमारे ही रीजन में होगी। तो अगर चाइना ने ये पूरा कब्जा कर लिया और आपके सी रूट बंद कर दिए, इंडिया को थ्रेट तो होगा ही होगा, जी क्योंकि आपकी हर मूवमेंट देखी जाएगी वहां से। लेकिन अमेरिका और यूरोप के लिए फ्यूचर की जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की एक ख्वाब था, वो भी कभी पूरा नहीं हो सकेगा। जी कभी भी पूरा नहीं हो सकेगा, क्योंकि गेटवे किसके पास आ जाएगा?